हाय स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मनीष कुमार फ्रॉम जयपुर। लास्ट लेक्चर में अपन ने जो इंग्लिश मीडियम 12th का सिलेबस था उसमें फर्स्ट चैप्टर जो है कंप्लीट कर लिया था, सॉल्यूशंस। उसके लिए लास्ट वीडियो जो है उसमें मैंने आपको बताया था कि न्यूमेरिकल जो थे उसके बाद में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जो है पीडीएफ प्रोवाइड करा दी है, तो आप वहां से जो है न्यूमेरिकल की पीडीएफ डाउनलोड कर लें और क्वेश्चंस करें। नेक्स्ट जो चैप्टर हमारे पास आता है वो आता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसमें देखो दो टर्म यहाँ पर आ रही है अपने पास, इलेक्ट्रो और एक केमिकल। तो इलेक्ट्रो का मतलब अपन यहाँ पर मानेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ऐसे ही दूसरा जो है वो है केमिकल, तो यहाँ पर दूसरी जो एनर्जी होगी वो होगी केमिकल एनर्जी। इसका मतलब ये तो ई हो गई एक तरह से और ये हो गई सीई। तो सबसे पहले अपन डिफाइन करें कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री किसको बोलते हैं। तो द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स इंटरकन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल एनर्जीज। मतलब केमिस्ट्री की वो ब्रांच या साइंस की वो ब्रांच जिसके अंदर इलेक्ट्रिकल और केमिकल एनर्जी के इंटरचेंज का मतलब होता है कि केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होगी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, उसका डिस्कशन किया जाता है, वो कहलाती है अपने पास यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो पूरा जो चैप्टर है वो बेस्ड रहेगा किसके ऊपर, इलेक्ट्रिकल और केमिकल एनर्जीज पर। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि अपन ने तो कह दिया कि इलेक्ट्रिकल और केमिकल एनर्जी का इंटर होगा, लेकिन ये इंटर कन्वर्जन करता कौन है, ये है इंपॉर्टेंट चीज। तो ये जो इंटर कन्वर्जन करता है ना, उस इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट का नाम होता है सेल, और अगर इसको कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख दिया जाए तो ये हो जाता है बैटरी। क्या बता रहा हूं मैं कि इलेक्ट्रिकल और केमिकल एनर्जी जो है उसको कन्वर्ट कौन कर सकता है, इंटर कन्वर्जन का काम करेगा कौन। तो इंटर कन्वर्जन का काम जो करता है उस इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं सेल। लेकिन अगर सेल्स का कॉम्बिनेशन कर दिया जाए, कॉम्बिनेशन जैसे इस चैप्टर के लास्ट में पढ़ेंगे बैटरीज, तो सेलों का कॉम्बिनेशन करते हैं अगर, तो उस केस में अपन इसको बोलते हैं बैटरी। तो सबसे पहले अपन इसको समझते हैं सेल को। तो सेल आर विच इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी। मतलब इलेक्ट्रिकल और केमिकल एनर्जी जो है उसको एक दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करने में जो इंस्ट्रूमेंट काम में आ रहा है ना, वो सेल हुआ सेल। उसके बाद में सेल को समझने से पहले दो टर्म आप पहले समझ लो एक बार, जो बार बार अपन यूज होगी, एक तो एनोड और एक कैथोड। एक तो होता है एनोड और एक होता है कैथोड। एनोड और कैथोड जो है उसमें एनोड किसको बोलेंगे, तो कोई भी सेल जो होता है ना, सेल उसका जो हाफ पार्ट होता है, हाफ वो तो होता है एनोड, और अदर हाफ पार्ट जो है ना वो होता है कैथोड। अब एनोड किसको बोलेंगे, तो द इलेक्ट्रोड एट विच ऑक्सीडेशन प्रोसेस इज अकर। मतलब ऐसा हाफ सेल जहां पर ऑक्सीडेशन प्रोसेस होती है, द हाफ सेल एट विच ऑक्सीडेशन प्रोसेस इज अकर इज नोन एज एनोड। जहां पे ऑक्सीडेशन हो गया वो एनोड हो गया, और जहां पर रिडक्शन हुआ वो हो जाएगा कैथोड। तो यहाँ पर आपको पता चल गया होगा कि सेल जो है, सेल जो भी अपने यहाँ पे सेल पढ़ रहे हैं उनमें जो रिएक्शन है वो कौन सी वाली है, रेडॉक्स रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहे हैं। फिर से बता रहा हूँ, एनोड ऑक्सीडेशन, कैथोड रिडक्शन। फिर जो सेल के टाइप होंगे उनमें एनोड और कैथोड के साइन कन्वेंशन का डिफरेंस आएगा, और कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, तो इन दोनों चीजों का आप ध्यान रखेंगे। एनोड किसको बोलेंगे, जहां पर ऑक्सीडेशन होगा, मतलब एनोड और कैथोड पर जो प्रोसेस हो रही है ना, प्रोसेस वो सेल किस टाइप का उसके ऊपर डिपेंड नहीं करती। मतलब सेल किसी भी टाइप का हो, एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा और कैथोड पर रिडक्शन होगा। तो जो सेल होते हैं उनको टू कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है। एक तो होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, कौन सा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, और दूसरा जो होता है ना वो होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इंपॉर्टेंट जो है ना वो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। वैसे दोनों इंपॉर्टेंट है, लेकिन चैप्टर के नाम से रिलेटेड जो है ना वो ये है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इन्हीं का दूसरा नाम होता है गैल्वेनिक सेल। इन्हीं का दूसरा नाम होता है गैल्वेनिक सेल, या फिर कभी कभी इन्हीं को बोल देते हैं वोल्टिक सेल, वोल्टिक सेल। तो अब अपन देखते हैं कि इनमें जो है डिफरेंस क्या होता है, कैसे अपन डिफाइन करेंगे कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कौन सा होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कौन सा होता है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए एक बार, इन दोनों नेमिंग में कॉमन क्या है, कॉमन आ रहा है इलेक्ट्रो। इसका मतलब दोनों में इलेक्ट्रो तो कॉमन है, डिफरेंस किस चीज का है, केमिकल का। तो देखो जिसमें केमिकल टर्म आ रही है वो तो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, जिसमें केमिकल टर्म आ रही है वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। तो द सेल
which convert chemical energy into electrical energy are known as electrochemical cells। फिर समझ लो, बिल्कुल इजी वे में आप इसको करोगे तो समझ में आ जाएगा, अदरवाइज आप जो है इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। चैप्टर बहुत टिपिकल लगेगा आपको, तो हर प्रोसेस है ना, इसमें मेरी एडवाइस आपको ये रहेगी कि जैसे एनोड और कैथोड मैंने बताया, इनमें से एक चीज का ध्यान रखो बस, कि एनोड पर कौन सी प्रोसेस होती है। कैथोड का ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, एनोड का ध्यान रखो, ऑक्सीडेशन होता है। इसका मतलब कैथोड जो उसके ऊपर क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अब इस सेल का ध्यान रखो, इसका ध्यान रखने की जरूरत ही नहीं है। जैसे अपन क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, तो द सेल विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो इसमें प्रॉब्लम ही नहीं होगी आपको। इसमें क्या हो जाएगा कि द सेल विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, इसका अपोजिट हो गया। ठीक है, तो बिल्कुल आप एक को याद रखें, मतलब इसके अंदर से सेकंड जो नंबर आता है वो आता है, अभी मैंने कहा था कि एनोड और कैथोड जो है उनके ऊपर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर साइन कन्वेंशन के लिए बोला जाए तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो है उसमें एनोड पॉजिटिव होता है और कैथोड नेगेटिव होता है। एनोड तो पॉजिटिव होता है और कैथोड नेगेटिव होता है, इसके जस्ट अपोजिट साइन का डिफरेंस है बस, वो है इसमें एनोड हो जाएगा नेगेटिव और कैथोड जो है वो हो जाएगा पॉजिटिव, कैथोड पॉजिटिव। तो इस तरीके से आप इसको ध्यान रखेंगे कि जो एनोड और कैथोड है उनमें ओनली किसका डिफरेंस आ रहा है, साइन का डिफरेंस आ रहा है, साइन का। ठीक है, थर्ड जो चीज आती है वो आती है कि अपन को कैसे पता चलेगा कि जो सेल आपको दे रखा है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। उसके लिए आपको एक चीज की रिक्वायरमेंट होगी, वो ये होगी कि नंबर ऑफ सोर्स कितने हैं। जैसे अगर लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन दे दिया जाए कि NaCl एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl फॉर्म्स, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl फॉर्म्स, मतलब एक सिंगल सोल्ट दे दिया और उसके लिए से बोला गया इसका एक्वस सॉल्यूशन है, इससे कौन सा सेल फॉर्म होगा। तो जो ट्रिक है ना, ट्रिक वो ये बोलती है कि अगर एक सिंगल सोल्ट है, सिंगल सोल्ट कौन सा है, सिंगल सोल्ट, एक ही सोल्ट है अपने पास, तब तो ये होगा। और अगर सोल्ट अपने पास 2 है तो 2 सोल्ट है अगर, तो ये वाला होगा। ये ट्रिक हो गई इसको ध्यान रखने की। जैसे मान लो से बोल दिया कि कॉपर सल्फेट और जिंक सल्फेट से कौन सा सेल फॉर्म होगा, तो आंसर देंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ऐसे बोला गया कॉपर सल्फेट से कौन सा फॉर्म होगा, तो सिंगल हुआ तो ये होगा। जिंक सल्फेट बोलते हैं तो भी यही होता। ठीक है, तो यहाँ पर अपन थर्ड चीज में अपन समझ रहे हैं कि जो सिंगल सोल्ट है इसका मतलब क्या हुआ कि एक ही कंटेनर के अंदर उस सोल्ट को अपन रख सकते हैं, और एक ही कंटेनर के अंदर रखेंगे तो बोथ इलेक्ट्रोड्स, दोनों इलेक्ट्रोड्स हैं उनको क्या कर देंगे, बोथ इलेक्ट्रोड्स आर डिप्ड इन ए सिंगल कंटेनर। समझ में आ रही बात। मैंने क्या कहा था यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो है वो उसमें एक ही सोल्ट होता है, एक ही सोल्ट है तो उसको एक ही कंटेनर में आप रख सकते हैं, एक कंटेनर में रख सकते हैं। तो दोनों जो इलेक्ट्रोड है एनोड और कैथोड, उसको आप एक ही कंटेनर के अंदर डिप करके रख सकते हैं। आगे बात समझ में। इसमें देखो, इसमें अपने पास क्या है, 2 सोल्ट है, 2 सोल्ट है तो दोनों को एक दूसरे में मिक्स तो करेंगे नहीं, 2 कंटेनर अपन को लेने होंगे, डिफरेंट कंटेनर होंगे। इसका मतलब इलेक्ट्रोड जो है ना, इलेक्ट्रोड उनको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंट कंटेनर्स में डिप करके रखना पड़ेगा। डिप्ड इन डिफरेंट या 2 डिफरेंट कंटेनर्स। समझ में आ गई बात। इसमें सिंगल सोर्स था इसलिए एक में ही डिप कर दिया, उसमें 2 सोर्स थे इसलिए 2 कंटेनर की जरूरत पड़ी। नेक्स्ट जो आता है वो आता है कि इसमें जब अपने पास सोर्स जो है ना एक है, कंटेनर भी एक है, इसका मतलब इलेक्ट्रोड को जो कनेक्शन करना है उनका कनेक्शन, उसके लिए कोई जो अदर इंस्ट्रूमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। किसकी बात कर रहा हूं मैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इसमें मैंने क्या कहा कि दोनों इलेक्ट्रोड एक ही कंटेनर में लगे हुए हैं, इसलिए इनको दोनों को कनेक्शन के लिए कोई एक्स्ट्रा मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और वो एक्स्ट्रा मीडियम का नाम मैं यहाँ बोल रहा हूं वो है यहाँ पर सोल्ट ब्रिज। एक्स्ट्रा मीडियम जो है वो है सोल्ट ब्रिज। तो सोल्ट ब्रिज इज नॉट रिक्वायर्ड इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स। इसमें अगर बोला जाए तो इसमें सोल्ट ब्रिज जो है ना उसकी रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि इन दोनों को अलग अलग कंटेनर में रखा हुआ है। दोनों इलेक्ट्रोड को अलग अलग कंटेनर में है तो इनका कनेक्शन के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होगी। लेकिन एक चीज यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि अगर आपसे ऐसे कहा जाए कि मस्ट रिक्वायरमेंट कौन से सेल के लिए है, तो मस्ट रिक्वायरमेंट किसी भी सेल के लिए सोल्ट ब्रिज की। बस ये है कि जैसे सोल्ट ब्रिज यहाँ पर देखें अगर,
तो इसमें रिक्वायरमेंट हो सकती है। अपन एक डायग्राम बना के देखेंगे, उसमें आपको पता लग जाएगा कि सोल्ट ब्रिज की मस्ट रिक्वायरमेंट जो है वो कहीं पर भी नहीं है। ठीक है, ये हुआ इसका फोर्थ डिफरेंस। फिफ्थ डिफरेंस की बात करें अगर, तो यहां पर जो है होता क्या है कि जो सेल रिएक्शंस होती है, सेल रिएक्शंस, उसमें दो टर्म अपन यहाँ पर यूज करते हैं। एक तो टर्म होती है स्पॉन्टेनियस, एक तो टर्म होती है स्पॉन्टेनियस और एक होती है नॉन स्पॉन्टेनियस। इस स्पॉन्टेनियस टर्म का मीनिंग होता है ऑटोमेटिक, अपने आप होने वाली प्रोसेस। तो कौन सी प्रोसेस है वो अपने आप हो सकती है और कौन सी प्रोसेस अपने आप नहीं हो सकती है, ये देखना होता है। तो देखो, अगर इन सेल्स के लिए बोला जाए तो इनमें एक जनरल एग्जांपल समझते हैं। जैसे मार्केट से अपन सेल परचेज करके लाए, सेल या फिर कोई भी इंस्ट्रूमेंट परचेज करके लाए जिससे कि अपन को किसी चीज को चलाना होता है। इसका मतलब उसमें पहले से क्या होते हैं, केमिकल होते हैं, केमिकल। जैसे ही अपन सेल की बात कर लेते हैं अपन कि घड़ी में सेल लगाया अपन ने, तो सेल लगाते ही वो वॉच है ना, वो स्टार्ट हो जाती है, चलने लग जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि उस सेल ने उसको क्या दे दिया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे दिया। तो केमिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज है वो अपने आप होता है। इसका मतलब ये जो प्रोसेस है वो कौन सी हो जाएगी, स्पॉन्टेनियस। समझ में आई बात? फिर बता देता हूं मैं कि अपन जो सेल परचेज करके ला रहे हैं उनके अंदर केमिकल एनर्जी स्टोर रहती है। केमिकल एनर्जी जो स्टोर रहती है उसको अपन जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में इजीली जो है कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए अपन को कोई एक्स्ट्रा एफर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये स्पॉन्टेनियस हो गया। तो इस तरफ क्या हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। तो ये प्रोसेस अपने आप हो जाएगी, ये प्रोसेस है वो अपने आप नहीं होगी। और अगर देखें अगर कि और क्या डिफरेंस हो सकते हैं, तो देखो मैंने अभी कहा कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है और यहाँ पर नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। इसमें जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, उसमें जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी होती है, न्यूट्रलिटी मतलब जो सेल होता है ना, सेल, उसमें इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी कहां पर आती है, तो इसमें जो है जो भी सब्सटेंस होगा वो डिपोजिट कहां पर हो जाता है, जो कैथोड होता है ना, कैथोड, उसके ऊपर आकर डिपोजिट होता है इसके अंदर। इसके लिए बोला जाए तो इसमें जो अपने पास जो एनोड और कैथोड होंगे उनमें क्या होगा कि अलग अलग जो सब्सटेंस है उसमें अलग अलग मेटल प्रेजेंट होंगे। तो उनमें से एक ऑक्सीडाइज होगा और एक रिड्यूस होगा। लेकिन इसमें इस तरीके से कुछ नहीं होगा। जैसे मान लो अपन ने ले लिया NaCl, NaCl जो उसका अपन डिस्कशन करवाएंगे तो क्या फॉर्मेशन हो जाएगा, Na+ और Cl-। तो आप यहाँ पे इजीली आइडेंटिफाई करवाएंगे कि एनोड पे कौन जाएगा और कैथोड पे कौन जाएगा। बिल्कुल इजी वे में पता लगा सकते हैं आप। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब ये कहां पे जाएगा, जहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा। इसका मतलब इस पे नेगेटिव चार्ज है तो ये कहां पे जाएगा, जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा। तो इस वाले सेल में कोई बड़ी प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है, इसलिए इसका कोई बड़ा डिस्कशन भी नहीं दे रखा है। तो यहाँ पर जो कैटायन होगा, कैटायन वो तो कहां पे चल गया, कैथोड पर, और कैसे गया, रिड्यूस होकर। ऐसे ही जो एनायन है ना, एनायन वो कहां पर चल गया, एनोड पर, कैसे, ऑक्सीडाइज होकर। इंपॉर्टेंट जो चीज होगी ना वो होगी इधर जो मेटल दिए होंगे अपन को उनमें से कौन ऑक्सीडाइज होगा, कौन रिड्यूस होगा, ये है इंपॉर्टेंट चीज। ठीक है, तो अब जो है आप जो है इसको इस तरीके से याद रखेंगे। मतलब इन सेल्स के लिए बोल रहे हैं, इनमें तो कोई कंडीशन ही नहीं है क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के बेसिस पे रिजल्ट आ जाएगा। यहां पर आपको ये चीज जरूर ध्यान रखनी है कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट या मेटल ऑक्सीडाइज एट एनोड, इसको नोट कर लें आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, पूरे चैप्टर में आपके यूज होगी ये। कि जो मोर रिएक्टिव मेटल है, मोर रिएक्टिव मेटल ऑक्सीडाइज एट एनोड, इसका अपोजिट अगर करें वैसे ध्यान नहीं रखना उसको, क्योंकि मोर रिएक्टिव का पता लग गया तो लेस रिएक्टिव जो है ना उसका पता अपने आप ही लग जाएगा। तो सेकंड जो कॉन्सेप्ट हुआ वो हुआ लेस रिएक्टिव मेटल रिड्यूस्ड एट कैथोड। ठीक है, अच्छा इसमें एक चीज और है कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन की जो मीनिंग है अपने पास, ऑक्सीडेशन जो है किसको बोल रहे हैं, तो यहाँ पर डिसाइड कैसे करेंगे, तो यहाँ पर डिसाइड करेंगे चार्ज के बेसिस पर। मतलब अगर किसी में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब है ऑक्सीडेशन। और अगर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होना, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन तो होगा रिडक्शन। समझ में आई बात? मतलब मोर रिएक्टिव मेटल लूज इलेक्ट्रॉन गेट ऑक्सीडाइज्ड एट एनोड। ठीक है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन देगा उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, वो एनोड पे जाएगा। ऐसे ही जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वो रिड्यूस हो जाएगा, वो कहां से जाएगा, कैथोड पर। क्लियर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये वाली लाइन जो है आपको ध्यान रखनी है। मोर रिएक्टिव मेटल कैन ऑक्सीडाइज एट एनोड। ठीक है, इस तरीके से समझ सकते हैं। यहां से एक चीज और पता लग गई आपको
कि जो एनोड है, एनोड उसके ऊपर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन वो रिमूव हो रहे हैं, रिमूव। और रिमूव होने की वजह से ऐसे बोल सकते हो कि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो वो तो किधर से किधर होगा, एनोड टू कैथोड, किधर से किधर, एनोड टू कैथोड। और जो करंट का फ्लो होगा वो हमेशा उसके अपोजिट होता है, तो करंट का फ्लो होगा कैथोड टू एनोड। अब ये अगर आपको इसमें कंफ्यूजन हो तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, करंट में फर्स्ट जो लेटर है वो सी है और कैथोड में भी फर्स्ट लेटर सी है। इसका मतलब करंट से वो किस तरफ से किस तरफ जाएगा, कैथोड से एनोड की तरफ, और जो इलेक्ट्रॉन है वो किस तरफ से किस तरफ जाएंगे, एनोड टू कैथोड। तो ये था आज का अपना लेक्चर, जिसमें मैंने आपको बताया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है ना उसकी डेफिनेशन, इसमें दो एनर्जी जो है इंक्लूड हो रही थी। फिर जो इंस्ट्रूमेंट था वो ये है, इसके जो टाइप है वो बता दिए, इनसे रिलेटेड डिफरेंस है वो बता दिया। और ये जो चीजें थी कुछ आपको ये ध्यान रखनी थी, क्योंकि ये बेस है इस चैप्टर का। आगे अपन इनके एग्जाम्पल्स देखेंगे ना, उनमें अपन को और चीजें क्लियर हो जाएगी, तो ये आप इसको ध्यान रखें। उसके बाद में नेक्स्ट जो था वो था कि देखो अपने चैप्टर जो कंप्लीट हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करके, जो वीडियो के बगल में एक लिंक है वहां पर जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें आप जो है ये आपके जो चैप्टर्स हैं, क्योंकि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में चैप्टर की नेमिंग कॉमन है तो आपको कंफ्यूजन होता है कि कौन सा चैप्टर कहाँ मिलेगा। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर अपने जो सिलेबस है इंग्लिश मीडियम के अकॉर्डिंग इंग्लिश मीडियम के वीडियोस आप देख सकते हैं। अब ज्यादा से ज्यादा जो है आप इसको चैनल को सब्सक्राइब करने की कोशिश कीजिए और शेयर भी कीजिए वीडियोस को। और आपको अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। और कोई प्रॉब्लम अगर आ रही है आपको, किसी चीज की रिक्वायरमेंट है, सर नोट्स की रिक्वायरमेंट है या क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं, इस तरीके से वैसे जहां तक हो सके वहां तक मैं आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप इनको नोट करते चले जाएं, फिर उसके आगे अपन इसके आगे डिस्कशन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।